साथ में जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अखंड भाग कब बना? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में वैसे अगर आपको सब कुछ जानना है ना तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे लिखेगा आर्टिकल 370 भुवनेश, आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने जम्मू कश्मीर के पूरे इतिहास के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। पूरे 500 साल 1000 साल का इतिहास मैंने डिस्कस किया है, कैसे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, क्यों निकाला गया, कैसे वहां पे आतंकवादी आए, क्या वहां पे हुआ, क्या नहीं हुआ, कभी अशोका के पास में था, फिर वहां पे अकबर ने राज किया, हर कुछ मैंने उसके कश्मीर के बारे में डिस्कशन किया है। चलिए आंसर करिए, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? 26 अक्टूबर 1947 आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट बना। और साथ में यूटी कब बना भाई? 31 अक्टूबर 2019, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया था हरि सिंह जी के द्वारा, वो 26 अक्टूबर को ही किया गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अगर दोस्तों संविधान में संशोधन करना है तो हमें एक अनुच्छेद के तहत करना होता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि हमारा संविधान रिजिड है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। किसको नहीं बदल सकते? हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। समझ गए? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारे जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, जुडिशरी की सुप्रीमेसी हो गई, इन सब चीजों को जो है आगे इनको चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज करने के लिए बोलता है दोस्तों, वो कौन सा बोलता है? आर्टिकल 368 है, जिसके अंदर संविधान को बदलने की जो है, फ्लेक्सिबल होने की जो पावर है वो दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन होती है? बताओ भाई, अगर दो राज्य, अगर मान लो सेंटर और राज्य के बीच में लड़ाई हो जाए, या दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाए, तो कौन फैसला लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ये कौन से पावर होती है भाई? अपील वाली तो होती नहीं है। अपील का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना। सलाह लेने का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट सलाह लेता है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। बचा क्या? ओरिजिनल जो मूल क्षेत्र अधिकारिता होती है उसके अंदर है ये। जैसे कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। ये वाले जो मुद्दे हो गए, ये वाले इलेक्शन के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कोई मुद्दे हो गए, वो वाले, ये सारे मूल ओरिजिनल पावर के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? आंसर करिए, आंसर बताइए दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए तो होती है सैलरी, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो रिटायरमेंट की उम्र होती है वो होती है 62 साल। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की होती है वो होती है 65 ईयर, है ना। दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा, गलत बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला यहां पे मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 217 के अंदर जो है वो यहां पे लिखा हुआ है कि जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, और बाकी जो जजेस होंगे उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, गवर्नर से जो है वो डिस्कशन करके। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? काफी सिंपल सवाल है दोस्तों, काफी सिंपल सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। देखो, प्रेसिडेंट को हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, हाई कोर्ट के जज को हटाने का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, इनको किसी को भी, कैग हो गए, इनको किसी को भी हटाना है ना, तो तरीका एक ही होता है कि आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। वहां पे बहुमत है, 2/3 बहुमत है जो कि आपको दिखाना पड़ेगा। महाअभियोग है जो कि यानी कि इंपीचमेंट है,
जो कि आपको वहां पे लेके आनी पड़ेगी। समझ गए? सिंपल सा बात है। ठीक है, दोनों हाउसेस के अंदर ये पास होना चाहिए और ये राष्ट्रपति का आर्टिकल 61 के अंदर लिखा हुआ है। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा कब स्थापित की गई थी? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की जो स्थापना करी गई थी दोस्तों, ये कब करी गई थी ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1946 के अंदर दोस्तों करी गई थी। ठीक है, तो 1946 आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। 46 में स्टैब्लिश किया गया था। सचिदानंद सिन्हा जी जो है वो यहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट है जो कि बनाया गया था। सचिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन भी आता है, टेम्पररी वाला ये भी आता है, डेट भी आती है एग्जाम में, है ना। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा बनाई गई? नेहरू जी के द्वारा बनाई गई। तो 4-5 सवाल है जो कि यहां से पेपर में बनते हैं। अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान के 88वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है। 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा प्रोविजन किसका डाला गया है? कौन सा प्रोविजन डाला है भाई? देखो 88 के अंदर जो था ना वो टैक्सेस को लेके था कि भाई जो सर्विस टैक्स है वो यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी। समझ रहे हो? अभी तो जीएसटी आ गया है तो मैटर अलग है, बाकी ये पहला जो है ना यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो टैक्सेस होगा। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2004 के अंदर इसको लाया गया था। प्रेसिडेंट उस टाइम पे एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे हमारे देश के। नेशनल वोटर डे किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, वोटर डे कब मनाते हैं भाई अपन? आंसर दो, और क्यों मनाते हैं ये भी बता देना मेरे को। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताइए। इलेक्शन कमीशन है दोस्तों जो कि बनाया गया था, तो इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है जो कि मनाते हैं, है ना। नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो कि मनाते हैं। हालांकि हमने जो शुरुआत करी है ये 2011 से इसकी शुरुआत करी है, ज्यादा पुराना जो है ये नहीं है, है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन है अभी कौन है वहां पे? सुनील अरोड़ा चीफ है, तो उनके इलेक्शन कमीशन की स्थापना के तौर पे जो है इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बारे में। चलिए, 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशनर की स्थापना है जो कि करी गई थी। अगला सवाल आपका, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान करी गई? अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आपको बताना है कब इनको मान्यता मिली है। देखिए, जो माइनॉरिटी कमीशन आया था वो 91-92 के अंदर आया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। तो 92 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। आप देख सकते हैं 91-92 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों माइनॉरिटी कमीशन के, वो कौन होता है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है जो कि होते हैं। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा संशोधन विधानसभा में चुने गए सदस्य पर प्रतिबंध लगाता है कि वे एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के पश्चात दूसरे दल में नहीं जा सकता? पहले तो भाई टिकट तो लिया कांग्रेस का, फिर चला गया बीजेपी में। पहले लिया बीजेपी का टिकट, फिर चला गया कांग्रेस में। ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसे मामू थोड़ा ना बना सकते हो यार हर किसी को कभी भी। अगर ऐसा करते हो तो एंटी डिफेक्शन जो होता है हमारा कानून, जो 10वां अनुसूची है ना, उसके तहत आपको सस्पेंड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और ये जो अमेंडमेंट है ये 52वां था, 1985 में इसको लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिकता संहिता अपनाई गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत जबरदस्त, पूरे देश में लागू होना चाहिए वैसे तो ये, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो सारे सिर्फ और सिर्फ भारत के, ठीक है, एक ही जगह पे जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ है भाई? गोवा के अंदर लगा हुआ है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए बोलता है। कोई हिंदू लॉ नहीं, कोई मुस्लिम लॉ नहीं, सबका समान अधिकार, और ये है गोवा के अंदर लागू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? क्या आंसर हो जाएगा? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आर्टिकल 51 जो है वो कहता है। ठीक है, साथ में 51A क्या बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, 51 और 51A। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे अगला सवाल आपका,
निम्नलिखित में से किस आयोग का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है? भारत के संविधान में क्या नहीं है? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन 280, यूपीएससी है 315, नीति आयोग के बारे में नहीं है दोस्तों। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को हटा के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिनके आर्टिकल होते हैं। किस देश के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया गया है? बताओ भाई। अगर ठीक है, प्रोविजन कि भाई फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये हमने कहां से लिया है? आपको मालूम है दोस्तों, दो आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21, पहली बात तो। और ये जो सस्पेंशन की बात है ये हमने जर्मनी से लिया है दोस्तों। ठीक है, कि जर्मनी से कि हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएस से हमने क्या लिया है? प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट, साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, हमारा प्रस्तावना हो गया, है ना, जजेस जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हो, ये सब हमने यूएसए से लिया है। आयरलैंड से आपको जो याद करना है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद करना है कि हमने आयरलैंड से लिया है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 79 क्या बोलता है भाई? कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, लोकसभा होनी चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए, है ना। ये सब आर्टिकल 79 ही जो है भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट को लेकर। ठीक है, अगला सवाल, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध किसके अंतर्गत आता है? बताओ भाई। जो प्रोहिबिशन होती है बच्चों को फैक्ट्रीज के अंदर नहीं करवाते हम, है ना, ये किसके अंदर है? देखो पहले भी मैंने आपको बताया था, फ्रीडम वाले जो है, इक्वलिटी जो है ना, वो तो 14 से 18 है आर्टिकल, 19 से 22 है जो कि फ्रीडम वाले हैं। ठीक है, 23 और 24 जो है वो एक्सप्लॉयटेशन को लेकर है, और 25 से 28 जो है वो आपके रिलीजन को लेकर है। ठीक है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो वाला जो है ना, एक्सप्लॉयटेशन वाला, वो वाला जो है, ठीक है, उसके अंदर जो है फैक्ट्रीज बच्चों का लिखा हुआ है, 14 साल से कम बच्चों को नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज में काम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 24 के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि फैक्ट्रीज में बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, आर्टिकल 24 के अंदर। ठीक है, 23 और 24। ओके, चलो आगे बात करते हैं। 23 के अंदर तो ह्यूमन उसको लेकर है, ट्रैफिकिंग को लेकर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान का संशोधन कहां पर लिखे हुए हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही हमने प्लस के अंदर पढ़ा था, पार्ट 20 मैंने पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर, और मैंने बताया था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है, और ये मैं आपको पहले यूट्यूब पे भी करवा चुका हूं। अभी ये मत बोलना कि सर आपने तो प्लस में पढ़ा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा। यूट्यूब पे सब जो पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, जेई वाले प्लेलिस्ट देखिएगा, सब सारे डाल रखे हैं। आर्टिकल 368 है दोस्तों जो कि बोलता है अमेंडमेंट को लेकर, और हमने पार्ट 20 के अंदर है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका, कौन से संविधान संशोधन ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को पुनः स्थापित किया, जिसमें 42वें संशोधन द्वारा कटौती की गई है? बताओ भाई। हमारे 43 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके अंदर दोस्तों रिस्टोर किया गया था पावर को, जुरिडिक्शन को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट को, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कम कर दिया गया था, है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था ना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो उस टाइम पे पावर को कम कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का वर्णन है? बताओ भाई। 18 साल का बच्चा जो है वो वयस्क होगा, ये किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 326 के अंदर मेंशन है
326 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मिनिमम एज चाहिए होती है, साथ में वोटिंग को लेकर ये सब आर्टिकल 326 के अंदर।